मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज के सेशन में हम लोग कक्षा 10 के गणित की एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो सामान्यतः सूत्रों का हम यूज करेंगे उन्हें समझ लेते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में केवल आपको मासा निकालने से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, लासा निकालने से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और अभाज्य गुणनखंड से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे जो यहाँ कॉमन फार्मूला आपको यूज करना है, देखिए दो संख्याओं का जो मासा होता है और लासा, इनकी जो गुणा होती है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर होता है। तो इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसका यूज बहुत जगह होता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई जगह इसका यूज होता है। तो एक मात्र फार्मूला है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मासा और लासा की गुणा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। थोड़ा सा अपने लोग मासा के बारे में भी समझ लेते हैं कि मासा आप लोग कैसे निकालते हैं और लासा के बारे में भी समझ लेते हैं। मासा जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और लासा जो होता है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मासा और लासा में अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन मिक्स पूछा जाए या अलग अलग, तो इसके बारे में सबसे पहले बेसिक बातें समझ लीजिए। मासा और लासा कम से कम दो संख्याओं का बता सकते हैं या उससे ज्यादा संख्याएं। आपसे कोई केवल एक संख्या लिख के कह दे कि इसका मासा बताओ, तो आप उसका मासा नहीं बता सकते। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 10 और 20 इन दो संख्याओं का हमें HCF बताना है। तो HCF का मतलब है इन संख्याओं का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है। तो सबसे पहले फैक्टर अगर 10 के फैक्टर करेंगे तो आप जानते हैं 2 गुणा 5 होगा, और 20 के अगर फैक्टर आप करेंगे तो इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ ऐसी संख्या हमें कॉमन लेनी जो हाईएस्ट हो। अब आप कहें ये वाला 2 देखिए आपको दोनों में दिख रहा है, तो क्या ये मासा होगा? क्योंकि वहां लिखा है हाईएस्ट कॉमन, यानी सबसे बड़े से बड़ा कॉमन लेना है। तो ये भी तो कॉमन आपको मिल रहा है, तो 5 और कॉमन लेंगे तो ये अपना बन जाएगा 10। यानी 10 और 20 का जो मासा होगा वो 10 आएगा निकल के। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि 10 और 20 का हमें क्या बताना है, एलसीएम, तो अब यहाँ पे आपको फैक्टर नहीं करने हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल लेना है। 10 का पहला मल्टीपल 10 होगा, फिर 20 होगा, यानी 10 का पूरा पहाड़ा लिखना है। बस जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक, 30, 40, 50, इस तरह से 60। अगर 20 के मल्टीपल की बात करें तो 20 का पहला मल्टीपल 20 होता है, दूसरा मल्टीपल 40 होगा, तीसरा मल्टीपल 60 होगा। इस तरह से आप चलते जाएंगे। अब हमें यहाँ कौन सा मल्टीपल लेना है? देखिए लोएस्ट लेना है। लोएस्ट का मतलब छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा मल्टीपल जो और कॉमन भी हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 20 यहां लिखा है और 20 यहां लिखा है। इसका मतलब इन दोनों में जो लोएस्ट सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन मिल रहा है हमें, वो कितना है, 20। मिलने को तो आपके लिए देखिए ये 60 भी मिल जाएगा इस तरह से, लेकिन ये लोएस्ट ना हो कि ये हाईएस्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, इन दोनों के मल्टीपल में कुछ अभी और भी कॉमन हमें मिलेगा, लेकिन हमें बताना होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या होता है, 20। यानी 10 और 20 का जो लासा होगा वो 20 होगा। यहां सबसे एक चीज बिल्कुल कॉमन आप याद कर लीजिए, दो संख्याएं दे रखी हो या उससे ज्यादा संख्याएं दे रखी हो, उनका जो भी मासा होता है, लासा या तो उससे ज्यादा होता है या उतना होगा। या हम ये आसान भाषा में कह सकते हैं कि जैसे ये दो संख्याएं दे रखी हैं, इनका मासा जो होगा वो इनमें या तो छोटी संख्या के बराबर होगा, यानी 10 हो सकता है, या इससे भी कम होगा। और अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का आपसे लासा पूछा जाए तो लासा या तो बड़ी संख्या जो दे रखी है इतना हो सकता है या इससे भी और ज्यादा हो सकता है। आप अच्छे से याद कर लीजिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा कम होता है और लासा जो होता है वो अधिक होता है। मासा कम से कम 1 हो सकता है, मासा कभी भी 0 नहीं होता। ये आपको अच्छे से याद रखना, मासा और लासा
कभी भी जीरो नहीं आता है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जहां हमसे कहा है निम्नलिखित संख्याओं को केवल अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि ये 140 लिखा है, इसके गुणनखंड कर दो, गुणनखंड का मतलब है गुणा के रूप में इसे तोड़ दो, तो आप कहेंगे 20 गुणा 7 लिख दे रहे हैं इसे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपने ये गुणनखंड किए हैं, जबकि हमसे उसने बोला है अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इतने छोटे टुकड़े करो कि उसे कोई दोबारा से फिर टुकड़े कर ही ना पाए। तो अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याओं से उसे तोड़ना है जो फिर किसी से ना टूटती हो। तो कुछ आप अभाज्य संख्याएं जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्या जो अपने आप से कट जाए और एक से कट जाए उसे अभाज्य कहते हैं। तो 2 होती है, 3, उसके बाद 5, 7, 9 तो किसी ना किसी से कट ही जाता है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। इस तरह से आप चलते जाएंगे। ये सब क्या नंबर होते हैं? अभाज्य नंबर होते हैं, ये किसी से नहीं कटते हैं। तो हमें यहाँ जो 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं वो ऐसी ही संख्याओं से करने हैं। तो सबसे पहले जब 140 के अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे, पहला पार्ट कर रहे हैं, इसे देखिए, सबसे पहले आपको 2 से काटना है। जब इसे 140 को 2 से भाग करेंगे तो 70 बचेगा। 70 के लिए 2 से ही काटेंगे सबसे पहले, क्योंकि पहला अभाज्य नंबर जो है वो 2 है। इसे काटेंगे तो ये 35 आ जाएगा, और 35 देखिए 2 से कटता नहीं, तो 2 के बाद 3 से काटना चाहिए, 3 से भी नहीं कटता है, तो फिर इसके लिए 5 से काटेंगे, तो 5 सत्ते 35, और 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो जो यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये क्या है? 140 के अभाज्य गुणनखंड है। तो जो अपने लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था 140 के अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर कितने आएंगे वो देख लीजिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसके लिए कुछ अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये सबसे ऐसे फैक्टर किए गए हैं जो अभाज्य है। लिखने को तो आप 140 को 20 गुणा 7 लिख देंगे, लेकिन वहां पर 20 जो है उसके टुकड़े और हो सकते हैं। तो ऐसे जो 20 गुणा 7 लिखते हैं बच्चे, उन्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गुणनखंड कर रहे हैं, अभाज्य नहीं कर रहे हैं। जबकि हमें कैसे करने थे? अभाज्य गुणनखंड करने थे। अगला पार्ट देखिए, इसका दूसरा जो 156 का है, 156 के अगर अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले 156 देखिए किससे कटता है? 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, एक बच्चा 2 अट्ठे 16। दोबारा से इसे अगर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, यहाँ एक आ जाएगा, 2 नेम 18। 39 देखिए 2 से तो कटता नहीं, तो इसे 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 13, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, इसीलिए 13 से ही कटेगा। तो जो अपने लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था इसे तो हटा दे रहे हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड वो कितने निकल कर आएंगे? देखिए, ये जो गुणनखंड बताए हैं आपने ये अभाज्य गुणनखंड है 156 के, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसके लिए कुछ अपने लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। इन सबकी अगर गुणा करेंगे तो 156 ही मिलेगा। इसका तीसरा पार्ट देखिए, जहां 3825 के गुणनखंड करने को अपने लोगों से कहा है, और वो भी कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। जिस संख्या के अंत में 5 लिखा हुआ हो वो निश्चित रूप से 5 से कट जाती है। आप पहले अगर इसे 5 से काट लेते हैं तो भी सही है, वरना आप इसे चेक कर लीजिए, ये संख्या 3 से भी कट रही है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें 2 से चेक करना होता है, 2 के बाद फिर 3 से। अब आप कहें कि 3 से हम बाद में काट लेंगे, पहले 5 से काट लो, तो ये भी सही है, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर इसे देखिए 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 3 बच्चा, 5 छक 30, 2 बच्चा, 5 पंजे 25। दोबारा से इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा,
5 पंजे 25, यहाँ एक बचा, 5 तिया 15। फिर से 5 से, ये 5 से तो अब कटेगा नहीं, अब इसके लिए 3 से अगर काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। और 51 देखिए किससे कटता है, ये भी 3 से अगर दोबारा से काटेंगे तो 17 बचेगा, और 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इसीलिए 17 से ही कटेगा। तो 3825 के अपने लोगों को क्या बताना था, अभाज्य गुणनखंड। तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड बताएंगे वो कौन से गुणनखंड, देखिए यहां निकल कर आए, ये अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप पहले लिखना चाहे पहले, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 गुणा 17। तो पहले वाले के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, दूसरे पार्ट के अभाज्य गुणनखंड ये रहे, तीसरे पार्ट के अभाज्य गुणनखंड ये रहे। इसके अभी कुछ और भी पार्ट हैं। 5005, देखिए इसके अगर अभाज्य गुणनखंड हमें करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आप कहें हम इसे 5 से काटेंगे, बिल्कुल आप अपनी जगह सही है, आप इसे 5 से काट लीजिए। लेकिन आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि ये संख्याएं किस से कट सकती हैं, क्योंकि नियम होता है पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से, फिर 5 से। अब आप कहें 4 से, भाई 4 से अगर उसे कटना होता तो वो 2 से ही नहीं कट जाती। तो सबसे पहले आप 5 से अगर काटना चाहें तो 5 से काट लो, ये कोई गलती नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर इसे 5 से काटेंगे, देखिए 5 एकम 5, ये 0 ऐसे ही 5 एकम 5। अब 5 से तो कटेगा नहीं, तो 1001 किससे कट जाता है ये आपको चेक करना है। अब ये 11, सबसे पहले आप तो यही चेक करेंगे कि भाई कहीं 3 से तो नहीं कट रहा है, तो 3 की डिविजिबिलिटी को भी आपको याद होना चाहिए कि कोई संख्या 3 से कब कटती है। 7, अच्छा आप 3 के बाद 4 चेक मत करना कभी, क्योंकि 4 से कटती होती तो फिर ये 2 से कटनी चाहिए। 5 से तो आपको दिख ही रहा है, 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। 6 से चेक मत करना, क्योंकि 6 से कटती तो ये 2 से कट जाती। 7 से आप चेक करेंगे, 7 से जब आप चेक करेंगे तो 7 से देखिए 7 एकम 7 होता है, 3 बचा 30, 7 चौक 28, ये 7 से भी कट जाएगा। तो अब इसे 7 से पहले काट लीजिए। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ 3 बचे, 3 यहाँ आके 30 हो जाएंगे, और 7 चौक कितना होता है 28। अब यहाँ पे 2 बचा होगा, और 7 तिया 21, 143 बचा। और 143 किससे कटता है, देखिए अब ये 7 से तो कट नहीं रहा है, तो आप कहें 8 से चेक करें, 8 से बिल्कुल मत करिए, क्योंकि 8 से कटना होता है इसे तो ये 2 से कट जाता। 9 से चेक करेंगे तो ये 3 से ही कटना चाहिए था पहले से ही। तो 9 10, अब इसे 11 से चेक कीजिए, 11 एकम 11, कितना बचा 3, 11 से ये कट जाएगा। जब इसे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 होता है, यहाँ बचा होगा 3, और 11 तिया 33। 13 तो एक प्राइम नंबर है ही, तो ये किसी से नहीं कटेगा, 1 से। तो जो 5005 के अपने लोगों से अभाज्य गुणनखंड करने को कहा गया था, उसका आंसर कुछ ये बनेगा। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये अपना क्या है आंसर। इसका अगला पार्ट देखिए, जहां अपने लोगों से 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने को कहा गया है। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से चूंकि ये विषम संख्या है तो 2 से तो कटेगी नहीं। 3 से चेक कर लीजिए, देखिए इनको अगर जोड़ने पे 3 से कट रहा है तो फिर ये 3 से कट जाए। 7 और 4 11, और 2 13, और 9 22, 3 से भी नहीं कटेगा। अब 4 से चेक मत करो, 5 से तो 0 और 5 होना चाहिए। 6 से चेक मत करो, 7 से देख लीजिए, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कट रहा है। 8 से चेक मत करो, 9 से चेक मत करो, 10 से चेक मत करो, इसे केवल 11 से चेक करके देख लीजिए। 11 का नियम होता है कि विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 है या 11 से कटे। तो 7 और 2 9, और 9 4 13, ये तो कटेगा नहीं, 11 से भी नहीं। अब 12 से तो चेक ही मत करना, फिर 13 से देखो, क्योंकि 11 के बाद प्राइम नंबर जो होता है वो 13 होता है। 13 से अगर इसे चेक करेंगे तो 13 चौक 52, 13 पंजे 65, कितना बचा होगा यहाँ पे 9, 9 यहाँ आके 92 हो जाएगा। 13 से तो ये कट नहीं रहा। 13 से जब नहीं कट रहा है तो 14 15 16 इनसे चेक मत करो, 17 से चेक करेंगे, क्योंकि फिर कौन सा नंबर बचता है अपना 17 आता है प्राइम नंबर।
अगर 17 से यहाँ चेक करेंगे, देखिए 17 चौक कितना होता है 68, यहाँ बचा होगा 6 और ये बन जाएगा 62, और 17 तियां 51, ये 17 से डिवाइड हो रहा है। 17 चौक कितना होता है 68, यहाँ 6 बचा होगा, इसे आप 17 से भाग कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। जब भाग करेंगे तो 17 चौक 68 हो जाएगा, बचा होगा 6। आप चाहें तो इधर समझा सकते हैं कि देखो, अगर जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी सी भी कमजोर है तो वो इसे 17 से भाग करेंगे, तो 17 चौक कितना होता है 68, अब बचा होगा 6 और 2 उतार, 17 तियां कितना होगा 51, अब यहाँ बचा होगा 11 और 9 उतार, 17 सत्ते कितना होता है 119। तो ये आपको केवल रफ वर्क के लिए समझा दिया है अच्छे से। जब इसके लिए 17 से भाग करेंगे तो ये 437 आएगा। अब 437 किससे डिवाइड हो रहा है भाई, आप 17 से ही तो पहले चेक करेंगे, लेकिन 17 से के बाद अब आप कहें हम इसे 11 से चेक करेंगे, अरे भाई 11 से कटना होता तो पहले से ही 11 से नहीं काटते। अब इसे 17 के बाद जो प्राइम नंबर आता है उससे चेक करेंगे, तो 17 के बाद आता है 19। क्या ये 19 से हो रहा है? अगर 19 से डिवाइड हो रहा है तो अब आप 437 के लिए 19 से भाग कर रहे हैं। जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी सी भी कमजोर लगती है वो ऐसे साइड में बोर्ड एग्जाम में रफ पेज उन्हें बनाने को मिलता है, वहां पर ऐसी कैलकुलेशन समझा भी सकते हैं। और जिनकी अच्छी कैलकुलेशन वो इस प्रोसेस को करना चाहे तो करें, वरना ना करना चाहे तो ना करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 19 दूनी कितना होता है 38, अब यहाँ कितना बचा होगा 5 और 7, 19 तियां 57। तो यहाँ जब 19 से भाग करेंगे तो 23 बचेगा, और 23 से जब इसे भाग करेंगे तो 1 बचेगा। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड अपने लोगों से पूछा था। इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो कितने हैं, 17 गुणा 19 गुणा 23। अभाज्य गुणनखंड का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि ऐसे टुकड़े जो दोबारा से किसी और संख्या से ना कटें, या ऐसे टुकड़े जो और किसी के फिर उनके टुकड़े हो ही ना। इनमें से देखिए किसी संख्या के टुकड़े आप नहीं कर सकते हैं। और इसी के लिए अगर मान लीजिए आप एक साथ 35 से भाग करते, क्योंकि 7 से अगर ये कट रही है और 5 से भी, तो ये 35 से भी कट रही होगी। जब इसे 35 से भाग करेंगे तो 35 से जब टुकड़े करते हैं तो 35 के टुकड़े दोबारा से हो सकते हैं, तो वो केवल फैक्टर कहलाएंगे। और जब अभाज्य कहा हो तो ऐसी संख्याओं से अपने लोगों को काटना होता है जो किसी से ना कटती हो, सिर्फ अपने आप और एक से कटती हो बस। तो ऐसी संख्या जो किसी से ना कटती हो, स्वयं से कटती हो या एक से, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है निम्न संख्याओं के HCF और LCM दोनों बातें पूछिए, ये बताना है और फिर हमें जांच करनी है इस फार्मूले को। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन 3 तरह से आपके एग्जाम में बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भाई इन दोनों का मासा बताओ, एक टाइप हो गया। दूसरा ये बन सकता है कि इन दोनों का लासा बताओ, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप पहली संख्या और दूसरी संख्या को ये मिटा के वो आपको फार्मूले से वेरीफाई करा सकता है, जैसे यहाँ कहा है। तो अपने लोग तीनों बातें एक ही क्वेश्चन में समझ रहे थे कि जब भी 26 और 91 इन दोनों का हमसे क्या पूछा है, मासा भी पूछा है और लासा भी पूछा है। कभी भी मासा और लासा पूछा जाता है तो आप सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। भाई 26 के देखिए अगर फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे तो ये 13 बचेगा, और 13 खुद प्राइम नंबर है तो ये 1 बचेगा। 91 के लिए देखिए अगर 7 से काटेंगे तो ये 13 बचेगा, और 13 से काटेंगे तो ये 1 बचेगा। यहाँ पे जो अपने लोगों ने 26 के गुणनखंड किए हैं, और वो भी कैसे किए हैं, अभाज्य गुणनखंड। 26 के जो अभाज्य गुणनखंड अपने लोगों ने किए हैं वो 2 गुणा 13 यही तो आए हैं। और यहाँ पे अपने लोगों ने 91 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं, वो कितने आए हैं देखिए, 91 के अभाज्य गुणनखंड ये आए 7 गुणा 13। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मासा बताना है कि इन दोनों संख्याओं का मासा कितना होगा, और फिर हमें लासा बताना है। दोनों चीजें बतानी है एक ही साथ। देखिए मासा क्या होता है, ऐसी संख्या
जो 26 को भी पूरा पूरा विभाजित कर दे और 91 को भी। तो आप अब इतना दिमाग मत लगाइए, जब आपने इधर फैक्टर कर लिया है तो आपको डायरेक्टली दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। यहां से देखिए, जो मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दोनों में कॉमन हो। तो सीधी सी बात आप कहेंगे 13 आपके लिए कॉमन दिख रहा है, तो मासा इसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब लासा कैसे बताते हैं भाई, मासा आपने 13 बता दिया, तो जो संख्याएं बची हैं, एक तो 2 बचा और एक 7 बचा, तो 2 गुणा 7 ये तो बचा ही बचा है, और जो आपने मासा यहां बताया है वो भी आपको लिखना पड़ता है। पहले भी आपको बताया था कि 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का मासा हमेशा लासा से कम होता है। तो इसका मासा आपने 13 बता दिया, एक चीज बिल्कुल यहां तक फिनिश हो रही है। अब लासा पूछा है, तो लासा बताने के लिए आप कैसे बताएंगे, जो संख्याएं रह गई हैं उन्हें लिखना है, और जो मासा बताया है उसे वन टाइम केवल लिखना है। 13 यहाँ 2 बार लिखा है लेकिन लिखना एक ही बार है। अगर इन सबकी देखिए गुणा करेंगे तो 13 सत्ते कितना होता है 91, और 91 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 182। मासा पूछा जाएगा तो 13 आंसर बताएंगे, और लासा पूछा जाएगा तो 182। फिर इन्होंने कहा है इस फार्मूले को अपने लोग वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे अपने लोगों से जांच करने को कहा गया है, ये बिल्कुल अलग साइड में करेंगे। तो जांच करने को क्या कहा गया है, दो संख्याओं की गुणा या दो संख्याओं का गुणन जो है वो कितना होना चाहिए, HCF और LCM की गुणा के बराबर होना चाहिए। ये बात अपने लोगों को प्रूव करनी है। तो पहली संख्या भाई कितनी है, 26 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 91। 26 और 91 की अगर अपने लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये चेक करना है। आप चाहें तो अलग साइड में इस तरह से 91 और 26 लिख के गुणा कर सकते हैं। 6 कम 6 और 6 नेम कितना हो जाएगा 54। 2 से करेंगे 2 एक कम 2 और 2 नेम 18। इससे अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपना 6 4 और 2 6 8 5 13 1 और 1 2। ये गुणा आ जाएगी अपनी 2366, और यही गुणा मासा और लासा की आनी चाहिए। तो मासा अपना दे रखा है 13 और लासा दे रखा है 182। अगर इनकी देखिए गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना, इसी के बराबर अगर आ रहा है तो सही है। 13 दूनी कितना होता है 26। आप चाहे तो ऊपर नीचे लिख के कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही करना है। 13 दूनी 26 के 6, 2 हासिल बचा होगा। 13 अट्ठे 104 और 2 कितने हो जाएंगे 106। अब 10 हासिल बचा होगा। 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। यहां से आप चेक कीजिए ध्यान से, दो संख्याओं की गुणा आ रही है 2366, और मासा और लासा की गुणा भी यही आ रही है। तो ये बात इसके बराबर में लिखी हुई है। इससे हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि भाई जो हमने जांच की, फार्मूला लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। इस कॉन्सेप्ट को आप आगे के लिए भी याद कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन की बहुत जरूरत पड़ती है जहां ये फार्मूला वेरीफाई करने को होता है। और यहाँ पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जहां लिखा होगा कि दो, इसका यूज तब करते हैं जब दो संख्याओं की बात की जाए और एक बार उनका मासा दिया हो तो लासा इससे बता सकते हैं, और लासा दिया है तो मासा बता सकते हैं, और मासा और लासा दोनों दिए हैं तो पहली संख्या बता सकते हैं या दूसरी संख्या भी बता सकते हैं। इन 4 बातों में से अगर 3 बातें पता है तो कोई सी एक बात वो आपसे पूछ लेता है। तो वेरीफाई अपने लोगों ने कर दिया। इसका अगला पार्ट देखते हैं जहां लिखा है 510 और 92 का हमें क्या बताना है, HCF और LCM। सबसे पहले 510 के गुणनखंड करेंगे, फिर 92 के गुणनखंड करेंगे। 510 देखिए 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 510 का आधा होता है 255। इसके बाद इसे कितने से देखिए 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 अट्ठे 24 होता है, यहाँ 25 लिखा है, एक बचा, 3 पंजे 15। 5 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 17 जाएगा, और 17 से करेंगे तो ये 1 पर।
92 देखिए सबसे पहले 92 किससे कटता है, अगर 2 से काटेंगे तो ये 46 जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 23, और 23 खुद किसी से नहीं कटता है, अपने आप से ही कटता है, इसीलिए प्राइम नंबर है, तो यही इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। सबसे पहले अपने लोगों को बताना है HCF यानी मासा बताना है, फिर बताना है LCM यानी लासा। मासा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन। तो सबसे पहले इन फैक्टर में आप कॉमन ढूंढिए। देखिए 2 यहां लिखा है, 2 यहां लिखा है, तो ये हो गया इसका मासा। फिर देखिए 3 यहां है, वो इधर नहीं है, 5 यहां है, वो इधर नहीं है, 17 यहां है, वो इधर नहीं है, अब इधर वाली संख्या भी उधर नहीं है। तो जब 5 यहां है और इधर है ही नहीं तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन, बड़े से बड़ा कॉमन। भाई 510 इतनी संख्याओं से बना है, 92 इतनी संख्याओं से बना है, तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, केवल 2 दिख रहा है। अब बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे बताते हैं, जितनी संख्याएं बची हुई हैं, कौन कौन बचा है, देखिए 3 बचा है, 5 बचा है, 17 बचा है, और ये 2 बचा है, और ये 23 बचा है, और इतनी तो संख्याएं बची थी। और जो मासा बताते हैं भाई ये 2 बार लिखा है, लेकिन यहां पे हम इसे एक ही बार लिखेंगे। इन सब संख्याओं की आप गुणा कर दीजिए, तब जाके आपको लासा मिल जाएगा। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, 2 की गुणा अगर देखिए 23 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46, और 46 की गुणा अगर 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा अपने लोगों को, 92। अब 92 की गुणा अपने लोगों को किससे करनी है, 17 से। ये आप चेक कर लीजिए, देखिए 17 दूनी कितना होता है, 34, कितना हासिल बचा होगा, 3, और 17 नेम 153 होता है, और 3 हासिल के तो ये 156 हो जाएगा। 5 से जब इसमें गुणा करेंगे और 5 और 3 की गुणा करनी तो एक साथ 15 से गुणा कर दे रहे हैं। देखिए 15 चौक कितना आ जाएगा, 60 आएगा, 6 हासिल बचा, 15 छक 90, और 6 कितना होगा, 96, 9 हासिल बचा, 15 पंजे 75, और 9 कितना होगा, 75, और 9 84, 8 हासिल, 15 एकम 15, और 8 कितना होगा, 23, 23,460 अपना क्या आ गया, इसका लासा आ गया। पहले से भी आपको बता रखा है, 2 संख्याएं जो दे रखी है इनका लासा या तो 510 आएगा जो बड़ी संख्या, या इससे भी ज्यादा आएगा, और इनका मासा जो होगा वो या तो छोटी संख्या के बराबर आता है या उससे भी कम आता है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो लासा इसका 2 आ गया, और एलसीएम जो है यानी मास उसका लासा जो है वो 23,460 है, और मासा जो है वो 2 है। अब हमें ये फार्मूला वेरीफाई करना है कि भाई ये जो बात लिखी है क्या वो सही है। तो दोनों संख्याओं की अपने लोग गुणा करके देखेंगे, 2 संख्याओं के गुणनफल, यानी दोनों संख्याएं जो वहां दे रखी हैं उनकी अगर गुणा करेंगे तो 510 और 92 की गुणा हमें करनी है। आप चाहें तो अलग इस साइड में ऐसे करके दिखा दीजिए कि 51 की कर लीजिए, 0 आप ऐसे ही लगा देना। 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 9 से करेंगे 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। जब इसे अपने लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2, 9, 6, और ये आ जाएगा 4, यही, और एक 0 जो लगा हुआ है वो अपने लोगों ने पहले से लगा दिया। तो इनकी अगर गुणा करेंगे तो गुणा जो बनकर आएगी वो 46,920 आ गई। इसके बाद अपने लोग क्या करेंगे, HCF और LCM की गुणा करेंगे, और वो भी इतनी ही आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के बराबर होना चाहिए। तो HCF कितना आया है अपने लोगों का, 2 आया है, और LCM आया है 23,460। अगर 2 से यहां गुणा करेंगे, देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे 0, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920 ही आ गया। यहां से अपने लोग यही तो बात बोल सकते हैं कि भाई 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है,
मासा गुणा लासा के, यानी HCF गुणा LCM के होता है। यही बात अपने लोगों को प्रूव करनी थी। तो देखिए पहले वाले की ये गुणा आ गई, दूसरे वाले की ये आ गई, और यही बात हमें दिखानी थी कि दो संख्याओं का गुणा HCF और LCM की गुणा के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट इधर का तो एग्जाम में कम आता है, HCF या LCM निकालने को एग्जाम में बहुत आता है। तो आप अच्छे से पहले इन चीजों को तैयार कर लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां 336 और 54 का हमसे क्या पूछा है, मासा पूछा है और लासा पूछा है। सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ आ गया 1, 2 छंग 12, यहाँ आया 1, 2 अट्ठे 16। दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। दोबारा से 2 से करेंगे तो ये 42 पे जाएगा। 42 को 2 से काटेंगे तो 21 पे, 21 को 3 से काटेंगे तो 7 पर, और 7 को 7 से काटेंगे 1 पर। 54 के लिए अगर 2 से काटेंगे तो ये 27 पर जाएगा। 27 को 3 से काटेंगे 9 पर, 9 को 3 से काटेंगे 3 पर, और ये 3 से काटेंगे 1 पर। सबसे पहले हमें इनका मासा बताना है। मासा का मतलब HCF। उसके बाद हमें क्या बताना है, लासा। दोनों ही बातें बतानी है। वैसे एग्जाम में कभी कभी एक बात भी पूछ सकता है और हो सकता है दोनों बातें पूछी जाए। तो मासा कैसे बताएंगे, कॉमन ढूंढिए। 2 इसमें लिखा है, 2 इसमें है, तो ये मासा हो गया। ये वाला देखिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़ दीजिए। ये 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। ये 3 देखिए यहाँ है और यहाँ भी है, तो 3 इसका क्या हो गया, मासा। 2 और 3 मिलके क्या बनता है, 6। यानी मासा अगर पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे, 6। और लासा क्या होगा, जो रह गया, देखो ये 3 4 संख्याएं रह गई थी उधर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। और क्या क्या इधर 3 2 बार रह गया था, तो इसे लिख लीजिए। तो जो संख्याएं बची थी पहले वो लिखी, अब जो मासा में लिखी है वो भी लिखेंगे। तो मासा इसका कितना आया है, ये देखिए 2 और 3 या इकट्ठा कह दीजिए 6। ये अलग से इसलिए लिखा है आपको पता रहे कि ये क्या किया है। सबकी अगर देखिए गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते कितना होता है, 56। और 56 में गुणा अपने लोगों को किससे करनी है, 3 से। अगर 56 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 छक 18 और 3 पंजे 15 और 1 16। इसमें 3 से गुणा जब दोबारा से करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 छक 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5। और इसमें गुणा किससे करेंगे, अभी 6 से गुणा और करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 0 लगाए तो पूरा, और 6 पंजे 30। जो इसका लासा निकल कर आएगा वो 3024 आएगा। अब हमें यही चीज प्रूफ करके दिखानी है। मासा और लासा तक का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप 101% मानकर चलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा। जांच करने को सामान्यता नहीं आता है, और अगर आता भी तो इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको सिर्फ गुणा करनी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लोग दो संख्याओं की गुणा करके देख रहे हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणा अगर करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा या दोनों संख्याओं की गुणा कितनी आएगी। एक संख्या दे रखी है 336 और एक दे रखी है 54। 336 और 54 की अगर आपको गुणा करनी है तो आप इधर साइड में गुणा करके दिखा सकते हैं। देखिए 4 छंग कितना होता है, 24, 4 तिया 12 और 2 कितना 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक 30, 5 तिया 15 और 3 कितना 18, 5 तिया 15 और 1 16। इससे जब आप जोड़ेंगे तो ये कुछ बनेगा 4 4, 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, और ये एक ऐसे 18,144 अपनी गुणा आएगी। उसके बाद क्या करनी है, अपने लोगों को HCF और LCM की गुणा करनी है। तो HCF अपना कितना आया है 6, और LCM कितना आया है 3024। अगर इसकी गुणा अपने लोग करेंगे तो यही आना चाहिए,
तो देखिए 6 चौक कितना हो गया 24, 6 दूनी 12 और 2 हासिल के कितने 14 और 6 तिया 18। बिल्कुल ध्यान से देखिए बराबर आ गया है। इसका मतलब दो संख्याओं की गुणा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे हिंदी को भी थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम बताना है। अब यहां पर भी दोनों बातें पूछी, लेकिन यहां आपको बाउंड किया गया है कि भाई आपको विधि जो लगानी है वो अभाज्य गुणनखंड विधि ही लगानी है। वैसे लासा और मासा निकालने की विधि यदि यहाँ जो आपने कहा लासा निकालने की, इसकी तो एक ही विधि होती है। वैसे दूसरी विधि को यहाँ सामान्यतः 10th क्लास में प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जो मासा निकालने की एल्गोरिथम प्रमेय से भी आप बता सकते हैं। तो जब ना लिखा हुआ हो तो आपकी सरकार है, आप कोई सी विधि लगा दें, लेकिन जब क्वेश्चन में आपको जबरदस्ती घसीट के कहे कि नहीं इस मेथड से करके दिखाओ, तो आपको सिर्फ वही विधि प्रयोग करनी है। हालांकि ये विधि ज्यादा सरल है। तो देख लीजिए, तीन संख्याओं का अपने लोगों को क्या बताना है, मासा भी बताना है और लासा भी बताना है। इनका जो मासा होगा वो या तो 12 आएगा या 12 से भी कम आएगा। हालांकि बहुत बच्चे, ये बहुत सिंपल लेवल का प्रश्न है, तो आप देख के ही ऐसे ही बता सकते हैं इसका कितना आएगा, क्योंकि छोटे लेवल का है। ज्यादा बड़ी गुणा भाग होती तो आपको हो सकता है थोड़ा सा डीपली समझना पड़ता। ये तो आपको ओरल पता है कि भाई ये सभी संख्याएं 3 से कट रही, देख लीजिए, तो 3 इसका मासा हो गया। प्राइम फैक्टर का मतलब इसे सबसे पहले 2 से अपने लोग काटेंगे तो ये जाएगा 6 पर, 2 से काटेंगे 3 पर और 3 से काटेंगे 1 पर। 15 को देखिए 3 से काटेंगे 5 पर और 5 से काटेंगे 1 पर। 21 को 3 से काटेंगे 7 पर और 7 से काटेंगे 1 पर। यहाँ अपने लोगों को सबसे पहले तो मासा बताना है, मासा का मतलब HCF, और उसके बाद अपने लोगों को लासा बताना है यानी LCM। मासा कैसे बताएंगे, जो कॉमन लिखा हुआ हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 3 संख्याएं हैं तो तीनों में कॉमन ढूंढेंगे। ये 2 यहां है, यहां नहीं है, छोड़ दो। ये 2 यहां है, इधर है ही नहीं। 3 यहां है, 3 यहां है और 3 यहां है, तो मासा इसका कितना हो गया 3, आंसर आ गया। अब लासा कैसे बताएंगे, जो बचा हुआ रह गया, यहां कौन कौन रह गया है, 2 गुणा 2 रह गए, ये दोनों लोग रह गए थे। इधर कौन रह गया था, 5 रह गया था, और इधर कौन रह गया है 7। ये तो होगा ही होगा, और जो आपने अभी नहीं लिखा है 3 यानी मासा, वो और लिखना पड़ेगा। इनकी अगर गुणा करेंगे 2 दूनी 4 पंजे 20, और 20 का अगर 0 अपने लोग पहले ही लगा दें तो 2 बचाओ, 2 सत्ते 14 तिया 42, 420 इनका क्या होगा एलसीएम होगा। बस यही अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 17, 23 और 29, इनका अपने लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा बताना है। तो 17 तो किसी से, जब तीनों संख्याएं किसी से ना कटती हो तो डायरेक्ट आप बता दीजिए जो HCF होगा वो 1 होगा, और तीनों संख्याएं जब किसी से ना कटती हो तो जो LCM होगा वो तीनों की गुणा के बराबर होगा। बस यही क्या है अपना आंसर, क्योंकि 17 खुद किसी से कटता नहीं है तो बस यही आंसर है। 23 भी किसी से नहीं तो ये आंसर, 29 भी किसी से नहीं कटता है तो 29 स्वयं से कटेगा। तो कॉमन यहाँ आपको क्या मिल रहा है, जो सब में लिखा हो, ये 1 ये 1 ये 1, तो HCF 1 हो गया। और लासा कितना होगा इसका, तीनों की गुणा करनी है। 17 और 23 और 29 की गुणा देखिए कैसे करेंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली अपने आप ये करके बता सकते हैं। देखिए 17 और 23 की गुणा अगर करनी है तो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5, 17 दूनी 34, ये बनेगा अपना 1 9 और 3। इसमें गुणा कितने से करेंगे, देखिए 29 से जब गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 नेम 81 का 1 हासिल 8 और 9 तिया 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 तिया 6 और ये कितना होगा 7। इसे अगर जोड़ेंगे अपने लोग तो ये आ जाएगा कुछ 9
3, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 7 3 10 और 1 कितना होगा 11, 11,339। ये तीनों संख्याओं का क्या होगा एलसीएम होगा। ये आप रफ पे करके दिखाएंगे, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती। एग्जाम में जब आप फेयर करते हैं एक साइड पे आपको रफ करना होता है, और आप पूरा पेज अगर रफ नहीं करना चाह रहे हैं, आपको लगता है ये गुणा आप ऐसे ही कर देंगे, तो कोई जरूरत नहीं, आपको वहां कोई बाउंड नहीं कर रहा है कि आपको रफ करना ही करना है। बस आपकी कैलकुलेशन सही हो, क्वेश्चन गलत ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 8, 9 और 25 का मासा और लासा दोनों बताना है। ये 2 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटेंगे 2 पर, 2 से काटेंगे 1 पर, 9 3 से काटेंगे 3 पर और 3 से काटेंगे 3, 25 को 5 से काटेंगे 5 पर, इसे काटेंगे 1 पर। सबसे पहले आपको मासा बताना है और फिर बताना है लासा। मासा का मतलब ऐसी संख्या जो सब में कॉमन हो, कुछ नहीं है, एक कॉमन। लासा का मतलब फिर क्या हो, जब मासा कुछ है ही नहीं तो सबकी गुणा कर दो। अभी तो आपको बताया गया था कोई संख्या किसी में ही नहीं। 8 गुणा 9 गुणा 25। देखिए 25 और 8 की गुणा करते हैं तो कितनी होती है 200, 200 के 2 जीरो, अब 2 बचा, 2 और 9 की गुणा करेंगे 1800 अपना आंसर आ जाएगा। बस आपको गुणा करनी है केवल, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है HCF 306 और 657 बराबर 9। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों संख्याओं का मासा 9 है। अगर ये यहाँ पे 306 और 657 का मासा 9 है, ऐसे भी लिख सकता है। और एलसीएम इनका आप कहें ये दिया है, अगर ये नहीं दिया होता तो आप फाइंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो एलसीएम इनका हमें बताना है। यहाँ जो हमसे एलसीएम पूछा वो प्राइम फैक्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगा देंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। इस फार्मूले का प्रयोग तब करते हैं जब एक ही प्रश्न में आपसे मासा और लासा दोनों की बात की जाए। अब यहां हमसे पूछा क्या है, लासा पूछा है। तो अगर यहां से लासा का आपसे फार्मूला कोई पूछे तो आप कहेंगे लासा का फार्मूला पूछा, वही मासा इसके बटे में पहुंचा दो। यानी हम इस फार्मूले को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा। इसी फार्मूले में आपसे पहली संख्या का फार्मूला बनाना चाहो, भाई एक फार्मूला है, इसमें टोटल कितने लोग हैं 4, तो अभी ये 3 डिफरेंट टाइप से और बन सकता है। पहली संख्या का फार्मूला पूछे तो दूसरी संख्या इसके बटे में, दूसरी संख्या का फार्मूला पूछे तो पहली संख्या इसके बटे में, मासा का पूछे तो लासा इसके बटे में, और लासा का पूछेंगे तो मासा इसके बटे में। पहली संख्या की जगह पे अपने लोग लिख दे रहे हैं 306, और दूसरी संख्या की जगह 657, और मासा की जगह लिखा है 9। इस 9 से देखिए ये या ये कुछ डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड करें तो देखिए इसे डिवाइड कर देंगे तो 9 तिया कितना होता है 27, यहाँ 3 बचा, ये 36, 9 चौ 36। तो जो आंसर बच रहा है वो 657 और 34 की गुणा करने पे हमें मिलेगा। गुणा कैसे करेंगे, देखिए 4 सत्ते कितना होगा 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छंग 24 और 2 कितना होगा 26। 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 कितना 17, 3 छक 18 और 1 19। इसे जब अपने लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, 22,338। ये अपना क्या बन जाएगा, इसका लासा निकल के आएगा। अगर आप अपने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो भी इतना ही आएगा, ऐसा नहीं विधि बदलने से लासा या मासा बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n, ये 6 की पावर n लिखा है, अंक 0 पर समाप्त होगी। देखो कोई संख्या 0 पर समाप्त कैसे होती है, जैसे 120 लिखा है ये 0 पर समाप्त हो रही है, 125 लिखा है ये 5 पे समाप्त हो रही है। तो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि 6 की पावर जो n लिखा हुआ है
इसमें हम n की जगह ऐसा कोई मान हमारे पास है जिसको अगर यहां लगा दें तो क्या इस संख्या की जो वैल्यू निकल कर आए वो चाहे इतनी बड़ी क्यों ना आए, लेकिन क्या उसका अंतिम अंक जो है वो 0 होगा, ये हमें बताना है। तो n की जगह हम कोई भी प्राकृत संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम n बराबर सबसे पहले यहां पर 1 रख के देख रहे हैं, आप कहें 50 रख के देखेंगे, देख लो भैया, कोई रोके हुए थोड़ू है यहाँ पे। अगर n की जगह जैसे ही यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 6 की पावर 1 बन जाएगा ये, और इसका मान आप जानते हैं 6 ही होगा। फिर आप कहेंगे हम n बराबर यहाँ पे अब 2 रखकर देखेंगे। अगर 2 रखकर देख रहे हो, जैसे ही 2 रखकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन को 6 की पावर 2 बनेगा, और इसके लिए अपने लोग 6 गुणा 6 लिखकर 36 कहेंगे। अब आप कहें हम n की जगह 3 रखकर देखेंगे, तो 3 रखकर देख लो। जैसे ही n की जगह 3 रखकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन को 6 की पावर 3 बनेगा, यानी इसे हम 3 बार लिखेंगे, और 6 अगर 3 बार लिखा हुआ है तो इनकी गुणा जो होती है वो आ जाएगी 216। अब यहां आप कंपटीशन वाला अगर लॉजिक लगा दें, 6 की पावर जो मर्जी हो वो लिख दो, यहाँ चाहे 100 लिख दो, चाहे 200 लिख दो, चाहे 1 लाख लिख दो, अंतिम अंक हमेशा 6 ही आएगा। आप यही चेक करके देख लीजिए, जब आपने 1 लिखा था तो संख्या कितने पे समाप्त हो रही, 6 पर। 2 रख के देखा तो कितने पे हो रही थी, 6 पर। 3 रख के देखा तो कितने पे हो रही थी, 6 पर। तो इसका मतलब अभी आपने 3 4 5 6 कुछ और भी रख के इस तरह से देखा है, इसका मतलब है और भी वैल्यू हमने यहाँ पे रख के देखी है। फाइनली आप यही कहेंगे कि ऐसा कोई मान नहीं है जो इस संख्या का अंतिम अंक 0 बना दे। तो लिखेंगे ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है, कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो 6 की पावर n में रखने पर ये अंक 0 पर समाप्त हो, 0 पर समाप्त हो। मतलब n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसे हम यहां लगा दें और ये 0 पर समाप्त होने वाली संख्या बन जाए। 0 पर देखिए कौन सी संख्याएं समाप्त होती हैं, जैसे 10 की पावर कुछ लिखा हुआ हो। अब n की जगह आप कुछ भी रख के देख लो, ये हर हाल में आपको 0 पर समाप्त होने वाली संख्या ही मिलेगी, ये आपको बस ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे कहा है व्याख्या करके बतानी है कि ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है ये जो एक वैल्यू कुछ लिखा हुआ है, आप कहें हम सबकी गुणा करेंगे और फिर 13 को जोड़ेंगे, तो हम भाज्य संख्या सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर ये बच्चों वाला मेथड हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां तक बन रहा है और एक यहां तक बन रहा है, इन दोनों क्वेश्चन से अगर 13 कॉमन ले ले तो देखिए ये 7 बचा होगा, ये 11 बचा होगा, ये यहाँ 1 बचा होगा, क्योंकि 13 को उठा के हमने बाहर लिख दिया है और यहाँ पे 1 बचा होगा। इन सब की अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा 11 सत्ते 77 और ये है 1। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 77 और 1 कितना होता है, 78। आपसे कोई पूछे बताओ ये कितनी संख्याएं, तो आप कहोगे एक 13 लिखा है, एक 78 लिखा है, लेकिन अगर इनकी गुणा कर दें तो फिर ये गुणा यहाँ हो रही देखिए, तो फिर ये एक संख्या बनेगी। और जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, इधर समझ लीजिए आप, 78 और 13 की अगर गुणा करेंगे, 13 अट्ठे कितना होता है, 104, 10 हासिल बचा होगा, 13 सत्ते 91 और 10 कितना होता है, 101, यही बनेगा। देखिए 13 अट्ठे 104, 104 का ये लिख दिया, 10 बचा, 13 सत्ते 91 और 10 कितना होगा, 101। ये संख्या एक सम संख्या है जो 2 से तो कट ही रही है और भी किसी से कटती होगी, लेकिन हमें ये प्रोसेस नहीं बताना है। हम जानते हैं कि ये संख्या देखिए
13 से भी कट रही होगी, क्योंकि 13 की इसमें गुणा किया है, जैसे ये 8 लिखा है। अब इसमें मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 16 बन गया। तो 16 किसी से कटे या ना कटे? भाई 8 से जरूर कटेगा, क्योंकि 8 इसमें अभी मैंने मिलाया है। 2 से जरूर कटेगा, क्योंकि ये तो 2 अभी मैंने मिलाया था इसमें। तो 13 गुणा 78 एक संख्या होगी, और ये संख्या किसी से कटे या ना कटे, 13 से जरूर कट रही होगी और 78 से भी जरूर कट रही होगी। तो जो संख्या, अब जबकि ये 13 नहीं लिखा है, इन दोनों की अगर गुणा करेंगे तो ये कुछ और होगा। और कोई भी संख्या अपने आप और एक के अलावा किसी और से अगर कटती तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप हिंदी में ये लिख सकते हैं कि ये संख्या का मतलब है ये वाली संख्या की बात कर रहे हैं। ये संख्या कुछ है लिखा हुआ, ये क्या लिखा है एक्चुअल में, इधर गुणा करके आपने देख लिया था। स्वयं और एक के अलावा भी किसी से विभाज्य, एक के अलावा भी किसी और से भाज्य है। इसीलिए ये टोटल नंबर जो लिखा है ये एक भाज्य संख्या होगी। बस यही हमें बताना था। तो इसे तो आप क्लीन कीजिए, वरना पीडीएफ पर भी ऐसी ही कॉपी आ जाएगी। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है बस बिल्कुल वही लैंग्वेज लिख दी इन्होंने कि बताओ ये एक भाज्य संख्या है। अब ये एक अगर भाज्य संख्या है तो हमें बस प्रमाणित करनी है कि कैसे। भाज्य संख्या का मतलब है ये संख्या स्वयं के अलावा किसी और से भी कटनी चाहिए। 5 ये और 5 ये अगर उठा के हम इसे बाहर लिख दें तो यहाँ 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ 5 की जगह 1 कॉमन लेने का मतलब उसे उठा के बाहर लिख दिया, उसकी जगह 1 लिखा हुआ होगा। यहां से यहां तक की अगर गुणा करेंगे देखिए तो कितना आएगा। इनकी गुणा करेंगे 2 और 2 3 6 और 6 चौक कितना होता है 24। 24 में गुणा कितने से करेंगे 6 से। अगर 24 में गुणा 6 से करेंगे तो ये 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, और इसमें कितने से करेंगे 7 से। तो ये तो 5 जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है वो तो है ही है। यहाँ इन सब की गुणा कितनी आएगी, 7 चौक 28 का 8 आ जाएगा, 7 चौक 28 और 2 30 आ जाएगा, 7 एकम 7 और 3 10, और इधर लिखा हुआ है 1। 1008 और ये कितना होता है 1009। अब ये 1009 में अगर 5 से गुणा करें तो सीधी बात है कुछ 5000 के आसपास की संख्या बनेगी। लेकिन हमें ये नहीं बताना है भाई गुणा करके कि क्या आएगा, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो लिखा हुआ है ये भाज्य संख्या है। ये का मतलब है भाई ये आया कहां से, यहीं से तो आया है। बस ये बहुत बड़ा दिख रहा था, आपने से इकट्ठा कर करके इस रूप का बना दिया है। तो ये संख्या अपने आप के अलावा 5 से भी विभाज्य है, 1009 से भी विभाज्य है। तो इसकी भी बिल्कुल सेम हिंदी वही लिखेंगे आप कि ये एक, अच्छा आप कहें सिर्फ इतना लिख दें कि ये एक भाज्य संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है। एग्जाम के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन क्लास में जब आपसे ये टीचर प्रश्न अगर करने लगा कि भाई ये भाज्य संख्या क्यों है, तो वहां आपको ये इलेबरेट करना पड़ेगा कि ये इसलिए है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, देखिए जो अपने आप के अलावा और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए। जैसे 17 है, ये अभाज्य है क्योंकि ये सिर्फ 17 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। अब मान लीजिए बात करें 25 की, तो 25 से तो कटेगा ही, 1 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। तो कोई भी संख्या जो अपने आप के अलावा किसी और से भी विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये आप इलेबरेट करना भी सीख लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपसे एक्सप्लेन भी करा सकता है कोई कि भाई थोड़ा समझा भी दो ये ऐसा है क्यों। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है, ये सिर्फ हिंदी में लिख दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं, जहां जैसा बिल्कुल ये क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए। ये वृत्ताकार क्या हो गया, रास्ता।
ये खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ ये रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितनी देर लगती है? 8 मिनट। तो यहाँ पे क्या है, एक सोनिया नाम की लड़की है जो ये पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है? 18 मिनट। यहां आप लिख दीजिए, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, जो यहां दे रखा है समय, वो 18 मिनट दे रखा है। तो आंसर भी अपने लोग मिनट में ही बताएंगे। और रवि को इसी का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। यानी यहां से अगर रवि चलता है इसी जगह से, तो रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। तो रवि को एक चक्कर लगाने में, रवि सुन लो, तुम्हारा ही नाम आ गया बेटा, देख लो, एक चक्कर लगाने में लगा जो समय है वो कितना है? 12 मिनट। हमें सिर्फ ये बताना है एक ही समय पर अगर वे दोनों लोग एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें तो कितने समय के बाद उसी स्थान पे मिलेंगे। ये दोनों लोग यहाँ पर हैं इस समय, रवि यहाँ है और सोनिया यहाँ है। अब आप देख रहे हैं कि ये भाई रवि बहुत तेज चल रहा है क्योंकि इसे 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो रवि इस तरह से जब घूम रहा होगा, इस तरह से चक्कर लगा रहा होगा, एक चक्कर लगा दिया तो सोनिया यहाँ कहीं पे होगी, फिर एक चक्कर होगी, ये तो आगे निकल आया होगा। फिर रवि इस तरह से दूसरा चक्कर लगा रहा होगा तो सोनिया यहाँ कहीं आ गई होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर होगा जहां पर ये दोनों दोबारा से मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे रेस लगाते हैं और एक आपका कोई दोस्त है वो ऐसे हल्के लगा रहा है, आप थोड़ा तेज लगा रहे हैं, तो एक चक्कर आप लगा के उससे आगे निकल गए, वो अभी चूंकि वो भी भाग रहा है तो दूसरे चक्कर में वो आपको नहीं पकड़ पाएगा, तीसरे में नहीं, लेकिन कभी तो वो आपको कितने समय के बाद, कोई तो समय होगा क्योंकि आप तेज चल रहे हैं। अब आप बिल्कुल हाथ पकड़ के बराबर चल रहे हैं तो कभी नहीं भाई आपसे आगे निकलेगा, बराबर ही चलते रहेंगे। लेकिन जब आप तेज डिफरेंट अलग अलग गति से चल रहे हैं तो एक समय के बाद कहीं ना कहीं पर तो मिलेंगे, तो कितने समय के बाद आप दोबारा से मिलेंगे। ऐसे प्रश्न का सीधा सा मतलब है इन दोनों समय का आप सिर्फ लासा निकाल लीजिए। ऐसे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पहुंचते हैं वहां 2 से 3 4 5 तरह के समय दे रखे हैं, तो वहां पर पांचों का लासा निकलता है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 का क्या निकालना है, लासा निकालना है बस। तो इनका लासा कैसे निकालेंगे 18 और 12 का? आप देखिए बच्चों वाले मेथड से करना चाहें, अभी फैक्टराइजेशन तो कर ही रहे थे, 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 9 पर जाएगा, ये 6 पर जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये जाएगा 3 पर। इसे अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पर, ये 1 पर। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पर। तो ये जो अपना बनेगा 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। इसका जो आंसर आएगा वो हम ये कहेंगे 36 मिनट के बाद दोनों लोग आपस में कहीं ना कहीं पर मिलेंगे। बस ये अपना कॉन्सेप्ट था। तो आज के सेशन में आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्न एनसीईआरटी के बुक के कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिएगा, बाकी नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।